प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग प्रमेह के अलग अलग लक्षण देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं तो उनमें क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हमें डायग्नोसिस करना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि कफज जो 10 प्रमेह बताएं उनमें से कौन सा प्रमेह है, पित्तज के जो 6 टाइप है वह उसमें से कौन सा है, और वातज की जो टाइप बताएं उसमें से कौन सा है। तो हम लोग जब जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चिकित्सा करना भी आसान हो जाता है। तो हम लोग कफज प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सामान्य लक्षण क्या बताया है। सामान्य लक्षण माधव निदान में प्रमेय का जो निदान है अध्याय, उसमें 6वां नंबर का श्लोक में ऐसा बताया है कि सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभुता विलमूत्रता दोष दोष्या विशेषे अपि तत्संयोग विशेषता मूत्र वर्णादि भेदे न भेदो महेशु कल्प्यते। इसका मतलब है कि सामान्य लक्षणम तेषाम, ये जितने भी प्रमेय हैं इनकी सामान्य लक्षण ये है कि प्रभुता विलमूत्रता, बहुत बार यूरिन होता है, बार बार यूरिनेशन, आविल मूत्रता और प्रभुता मूत्रता मतलब बार बार बहुत बार होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में भी होता है। और आविल मूत्रता मतलब गंदा यूरिन होता है, कलर जो रहता है वह अलग रंग का रहता है, गंदला यूरिन रहता है। दोष दुष्य विशेषो अपि तत्संयोग विशेषता, दोष और दुष्य की जैसे समूर्छना होगी, जैसे कफ का अगर ज्यादा संयोग रहेगा तो कफज प्रमेय के 10 टाइप के दिखेंगे। अगर पित्त का संयोग रहेगा, दोष दुष्य समूर्छना वैसी होगी, तो मतलब पित्त का दोष और दुष्य उसमें जब होंगे, और दुष्य कितने हैं तो 10 टाइप के हैं। उसमें मेद है, मांस है, रक्त है, लसिका है, ओज है, ये जितने 10 दुष्य हैं, ये सब जो जलीय धातु हैं ये सब दुष्य रहते हैं। इन सब का सब संयोग हो जाए तो 6 तरह के पित्तज प्रमेय होते हैं। और वात के 4 टाइप के रहते हैं। जब वात दोष रहता है और ये 10 दुष्य इसमें समाहित हो जाते हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 4 तरह का ये प्रमेय के आविल मूत्रता और बहुमूत्रता होता है, उस कलर का और उस लक्षणों से युक्त होता है। मूत्र वर्णादि भेदे न, मूत्र के वर्ण से और सार्वदेहिक लक्षण के हिसाब से हम लोग इसको भेदों में शुकल्पते, इनसे हम लोग ये भेद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यह इस टाइप का मधुमेह या फिर प्रमेह ऐसा हुआ है। मधुमेह तो लास्ट की कंडीशन रहती है, उसमें धातु क्षयात्मक संप्राप्ति ज्यादा हो जाती है और उसको चिकित्सा करना सफल नहीं हो पाता है, इसलिए वो हम लोग बैलेंस करके मेंटेन करके रख सकते हैं। उसी तरह से सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 6वां में 22वां नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं, प्रमेय प्रूर रूपाणाम आकृति यत्र दृश्यते किंचाप्यधिकम मूत्रम ते प्रमेहणादि दे प्रमेहणामि दे प्रहेणा प्रमेहिणामादिशेत। इसका मतलब यह है कि पूर्व रूप में जो भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि दंताढ़्यानात्वम मलाढ़त्वम, दंतादिना मलाढ़त्वम, दाह चिकनता देह, मतलब कि दंत आदि में मल ज्यादा संचित हो जाता है और शरीर में दाह और चिकनता होती है, मतलब हाथ पैर में जलन होती है, पैरों में जलन होती है और बहुत ज्यादा चिकनापन आ जाता है, यही लक्षण ज्यादा हो जाता है। और बालों में जटाएं हो जाती है, नाखून ज्यादा बढ़ने लगते हैं, केश ज्यादा बढ़ने लगते हैं, सिंघाणक आंख का जो है वो बढ़ने लगता है, मल ज्यादा बनने लगता है, कान का, नाक का सिंघाणक, मुंह में बहुत ज्यादा कोटिंग होने लगता है, ये सारे लक्षण होने लगते हैं। फिर प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिनेशन बार बार होता है, मल प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है, मतलब जो रहता है मल ज्यादा बनता है, सार भाग कम बनता है। इसका मतलब ये देखिए अतिसार ही होगा लेकिन मल ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो ये सारे लक्षण, धातु शिथिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धातु में वीकनेस आने लगता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि सड़न होने लगती है शरीर में, और फिर न्यूरोपैथी होने लगता है, रेटिनोपैथी होने लगता है, गैंग्रीन होने लगता है, ये सब सारे लक्षण और ज्यादा व्यक्त रूप में आ जाते हैं। मतलब पूरी तरह से असाध्यता अवस्था में नहीं है, पूर्ण रूप से आगे बढ़ने की जो स्टेज है वह सामान्य लक्षण है। इसके बाद भी अगर क्रॉनिसिटी रहता है तब गैंग्रीन होता है। शुरुआत में ही डायबिटीज के पेशेंट है और गैंग्रीन हो गया ऐसा नहीं है, जब तक धातुओं में बल है तब तक वो ठीक रहेंगे, लेकिन जो धातु परिपोषण क्रम है वह ठीक से नहीं हो पाता है तो ये सारे लक्षण आ जाते हैं। तो जो पूर्व रूपावस्था में कुछ अव्यक्त लक्षण है वह सामान्य लक्षण की अवस्था में, वह अवस्था में व्यक्ति भेद जब होता है तो वह बहुत ज्यादा व्यक्त होने लगते हैं। अब हम लोग जो प्रमेय के टाइप्स हैं वह देखेंगे, और सुश्रुताचार्य जी ने 2 टाइप और बताए, उसको भी इंक्लूड करके मैं सब बता रहा हूं। तो हम लोग कफज प्रमेय जो माधव निदान में बताया है, सुश्रुत में बताया है और वाग्भट में बताया है, वो पहले मैं नाम बोलूंगा और उसके बाद में मैं उसका वर्णन करूंगा कि किस तरह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो मैं बताऊंगा। चरकाचार्य जी ने जो 10 टाइप बताए हैं वह क्या क्या बताए हैं कफज प्रमेय के। तो चरकाचार्य जी ने बोला है उदक में
फिर इक्षु वालिका रस में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनेर में, आलाल में। यह चरकाचार्य जी ने 10 टाइप बताए हैं। सुश्रुताचार्य जी ने क्या बताए हैं? उदक में, इक्षु वालिका में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, सिक्ता में, शनेर में, लाल में, फेन में और लवण में। ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने टाइप बताए हैं। सुश्रुताचार्य जी ने 11 टाइप के बताए हैं। वाग्भट ने 10 टाइप के बताए हैं। उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनेर में, लाल में। माधव निदानकार ने 9 टाइप के बताए हैं, खासकर 9 टाइप ही बताए हैं। चरकाचार्य जी का जो है चरक चिकित्सा वो एकदम क्लासिकल है, एक स्टैंडर्ड है। माधव निदान में 9 टाइप के बताए हैं। क्या बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनेर में। अब ये क्या क्या है चरकाचार्य जी के और सुश्रुताचार्य जी के, वो मैं बताऊंगा। अब इसमें क्या है कि कफ जो है, कफ के वजह से जो यूरिन होता है, मूत्र प्रवृत्ति होती है, वो सफेद रंग की होती है, शीत होती है, ठंडा, मतलब अगर कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा शीतल होती है, मूर्त स्वरूप में होती है, मतलब कुछ तो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स आने लगते हैं, जिसको हम प्रोटीन लॉस भी बोल सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स आते हैं। पिच्छलता युक्त होता है, चिपचिपापन युक्त होता है और स्वच्छ होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है, मंद होता है, मधुर होता है, सांद्र प्रसाद टाइप का होता है। सांद्र प्रसाद मतलब कुछ ऐसे गंदा रहेगा, जैसे कि मिट्टी को आपने पानी में घोल दिया और उसको फिर रख दिया तो मिट्टी जमा हो जाएगा नीचे और ऊपर पानी तैरता रहेगा, गंदा पानी। इस वजह से सांद्र प्रसाद। और मंद होता है, थोड़ा स्लो होता है, उसका फ्लो जो रहता है वो फास्ट नहीं होता है। ऐसे 10 गुणों से किसी का भी एक सिम्टम्स दिख सकता है। या तो सफेद रंग का यूरिन होगा, बहुत ज्यादा सफेद नहीं लेकिन थोड़ा सफेद होगा, ठंडा होगा, मूर्त स्वरूप में होगा, पिच्छल रूप में होगा, या फिर स्वच्छ होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा, मधुर होगा, सांद्र प्रसाद होगा, या मंद। इन गुणों में से कोई एक हो सकता है। अब ये उदक में हम लोग देखते हैं। उदक में क्या बताया कि इसमें स्वच्छ होता है, अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, वर्ण रहित होता है, शीत स्पर्श। अगर उसको छुएंगे यूरिन को, ऐसे छूना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर स्पर्श हुआ तो ठंडा पानी का तरह से थोड़ा ठंडा रहता है, उससे से गंध रहित रहता है, जल समान रहता है, लेकिन अल्प प्रमाण में आविल होता है। पानी जैसा नहीं रहेगा, लेकिन पानी और उसको रख देंगे ना तो ये थोड़ा गंदा रहेगा। और पिच्छिल होता है, चिपचिपा चिपचिपा मूत्र प्रवृत्ति होती है, इसको हम उदक में बोलते हैं। दूसरा टाइप है तो इक्षु में रहता है, जो गन्ने के रस के जैसा रहता है। आप लोग इक्षु रस पीते हैं, शुगर केन जूस, उसी तरह से ये वैसे कलर वाला रहता है और मीठा रहता है, लेकिन इतना मीठा नहीं रहता है कि मधुमेह जैसा रहे, थोड़ा सा किंचित मीठा रहता है, इसको इक्षु में बोलते हैं। फिर उसके बाद में रहता है सांद्र में। सांद्र में क्या रहता है कि अगर हमने यूरिन को आपने रख दिया, किसी बर्तन में रख दिया, तो कुछ देर के बाद गाढ़ा भाग है वो नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर का भाग तैरते रहेगा, पानी का भाग, सॉलिड भाग नीचे बढ़ जाएगा, इसको सांद्र में बोलते हैं। इसी तरह से बोला है सुरा में, जो सुरा की तरह, अल्कोहल की तरह यूरिन निकलता है, वैसे स्मेल वाला रहता है और ऊपर भाग स्वच्छ रहता है, नीचे का भाग गाढ़ा रहता है। जिस तरह से सुरा रहती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस तरह का ये सुरा में रहता है। इसी तरह से पिष्ट में रहता है, जो आपने कच्चा चावल का आटा पीस दीजिए, जो चावल का जो ये रहता है ना आटा, उसको पानी में घोल दीजिए और ये कर दीजिए, तो यह कैसा रहता है? पिष्ट में रहता है। और इसमें मूत्र सफेद रहता है। पिष्ट में जैसे चावल का आटा मिला हुआ है उस तरह का ये आता है, या मैदा मिला हुआ है और अधिक मात्रा में आता है और सफेदी युक्त आता है, तो इसको हम बोलते हैं पिष्ट में। इसी तरह से शुक्र मिश्रित होता है या शुक्र जैसा कलर का आता है, और पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है, उसमें शुक्र निकल रहा है, वो पॉटी भी कर रहा है, मल त्याग भी कर रहा है, उसमें भी शुक्र निकल रहा है, वो खड़ा खड़ा किसी के बारे में सोच रहे हैं तब भी शुक्र निकल जाता है। यह जो रहता है, और यूरिन भी शुक्र मिश्रित रहता है, यह शुक्र में रहता है। इसी तरह से सिक्ता में रहता है कि उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने टाइप कण निकलते हैं यूरिन में, तो यह सिक्ता में रहता है। इसको एल्बुमिनेरिया से बोल सकते हैं, एल्बुमिन। कुछ लोग पेशेंट ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि सर हम यूरिन पास कर लेते हैं, उसके बाद में ना थोड़ा सा व्हाइट कुछ तो निकलता है, पस टाइप निकलता है, वह सिक्ता में रहता है। इसी तरह से शीत में रहता है, यूरिन जो रहता है वो मीठा रहता है, शीत स्पर्शी रहता है और मूत्र प्रवृत्ति बार बार होती है, इसको हम बोलते हैं शीत में। इसके बाद में आता है शनेर में। इसमें रोगी धीरे धीरे बार बार मूत्र त्याग करता है, थोड़ा थोड़ा आएगा, अभी थोड़ा करके आया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाएगा, फिर आएगा उसको,
बार बार अर्जेंसी एंड हरीनेस ऐसा कंडीशन रहता है तो इसको शनेर में बोलते हैं। शने शने यूरिन निकलता है, एक ही बार में पूरा यूरिन नहीं निकलता है, इसको शनेर में बोलते हैं। इसी तरह से लाला स्राव, सलाइवा की तरह का कलर का और कंसिस्टेंसी का जो आता है उसको बोलते हैं लाला में। और सुश्रुताचार्य जी ने ना शीत में और लाला में यह ना बोल के लवण में और फेन में बोला है। लवण में मतलब जो यूरिन होता है उसमें नमक जैसा नमकीन ऐसा यूरिन होता है, और फेन में झागदार होता है, वो जैसे कि साबुन का झाग, साबुन का आप लोगों ने नहाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा, शैम्पू का जो झाग होता है उस तरह से यूरिन में झाग बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसको फेन में ही बोला है। यह कफश टाइप जो है, यह सुश्रुताचार्य जी ने जो बताए वह उनका मत है, और चरकाचार्य जी ने जो एनालिसिस किया है उन्होंने 10 टाइप बताए। सुश्रुताचार्य जी ने जो बताया है वह लवण में के भी पेशेंट उन्होंने देखे थे, फेन में के भी देखे थे, तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता दिया है। अब हम पित्तज प्रमेय देखेंगे जो 6 टाइप का होता है। पित्तज प्रमेय अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग बताया है, जैसे कि चरकाचार्य जी ने बोला है शार में, शार के जैसा शार में होता है, काल में काला रंग का होता है, फिर नील में नीले रंग का होता है, लोहित में, मंजिष्ट में, हरिद्र में हल्दी के रंग जैसा। उसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने शार में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में, अम्ल में, अम्ल में एक ऐड किया इन्होंने जो खट्टा रहता है, एसिडिक रहता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से वाग्भट जी ने बोला है शार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में, ऐसा वाग्भट जी ने बोला है। माधव निदानकार ने क्या बोला है, शार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में, हरिद्र में। तो अब इसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। आज से सुखम, स्वप्न सुखम, दधी का सेवन तो किया ही जा रहा है, नवान्न पानम, गुड़ वैकृतम, ये सब कफकर आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। उसके साथ में पित्त वाले भी पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। उसके वजह से पित्त के सारे ये इन्फ्लुएंस से, पित्त के डोमिनेंस से जो यूरिन जो आता है वो कुछ अलग तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि क्षार युक्त आता है, मतलब उसमें अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा रहती है, और उसी तरह से अम्लता रहती है, बहुत ज्यादा खट्टापन रहता है। उसी तरह से एसिडिटी भी, एसिड उसका पीएच जो वैल्यू रहता है, एसिड लेवल वो ज्यादा बढ़ा रहता है, या अल्कलाइन ज्यादा रहता है अति मात्रा में, या फिर लवण युक्त रहता है, या फिर कटु रहता है, बहुत ज्यादा तीखा रहता है जैसे मिर्ची खाए। उसी तरह से दुर्गंध युक्त रहता है, और उष्ण रहता है, गर्म रहता है। तो ये पित्त के वजह से होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कभी कभी उन्होंने बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया, या फिर उन्होंने पानी कम पिया, तो फिर पीलिया में भी कैसे यूरिन पीला होता है। लेकिन ये नहीं, ये प्रमेय है, ये कंटिन्यू आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, आप खाना पीना थोड़ा चेंज भी किए तब भी ये बहुत दिनों तक यह रहता है, इसलिए इसको पित्तज प्रमेय बोलते हैं। अगर एक दिन पानी नहीं पिया और यूरिन पीला आया, या फिर आपका डिहाइड्रेशन हो गया, एक दिन 2 दिन पीलापन आया, यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो 1-2 दिन वाला जो रहता है वो अलग रहता है। या किडनी स्टोन से वजह से जो खून के साथ जो यूरिन आ रहा है वो अलग होता है, वो व्याधि प्रतिनिक रहता है, मतलब अश्मरी की वजह से आ रहा है वो अलग रहता है। और उसी तरह से पानी कम पीने की वजह से अलग रहता है, जो कामला में जो यूरिन आता है वो अलग रहता है। ऐसा मूत्र परीक्षा पे बहुत डिटेल में अपने ग्रंथकारों ने बताया है। ज्वर में जो यूरिन आता है वह अलग रंग का होता है, और फिर विसर्प में अलग रंग का होता है, कुष्ठ में अलग रंग का होता है। तो इसी तरह से प्रमेय में ये इनका व्याधि प्रतिनिक है कि प्रमेय में, पित्तज प्रमेय में ये 6 टाइप के रहते हैं। क्षार में जो रहता है वो मूत्र है, मूत्र का कलर जो है वो वर्ण, गंध, ये सब कैसा होगा, और कंसिस्टेंसी सब क्षार के जैसा होगा। अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा रहेगी, अल्कलाइन यूरिन आता है, जैसे कि क्षार को मिला दिया है, स्पर्श में भी क्षार जैसा रहता है। उसी तरह से नील में नीले रंग का होगा, किंचित वॉयलेट कलर का ये आता है यूरिन। इसी तरह से हरिद्र में कटु रसात्मक रहता है और हल्दी के कलर जैसा पीला पीला आता है। लेकिन कामला वाला और इसमें डिफरेंस है, इसमें गंदला यूरिन आ रहा है और उसमें तो पित्त ही डायरेक्ट आ रहा है। कामला में तो डायरेक्ट पित्त का ही यूरिन में मिक्स होके आ रहा है। यहाँ पर कैसे है कि हरिद्र में है, या आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुमूत्रता से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं आविल मूत्रता, पित्त के सार्वधायिक लक्षण होते हैं। लेकिन इसमें सीरम यूरिया बिलिरुबिन या एसजीओटी एसजीपीटी नहीं बढ़ा रहेगा, ये पित्तज प्रमेय टिपिकल टाइप का रहता है। और मूत्र त्याग के समय दाह बहुत ज्यादा होता है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स इसको भी यूटीआई में कंसिडर करते हैं। लेकिन यूटीआई का जो दवाइयां दी, नॉर्फ्लॉक्स और सिटाल सिरप वगैरह जो दिया, उसके बाद भी ये आते ही रहता है, आते ही रहता है। उसी तरह से काल में जो रहता है वो काले रंग का जो स्याही रहता है, इंक रहता है, वो अगर पानी में घोल दिया तो उस तरह का काले रंग का आता है। और इसमें जिस तरह से मच्छी रहती है हमारी,
मयूर पिच्छा मच्छी रहती है, कोई राख रहता है, उस तरह से काले रंग का ये आता है। उसी तरह से मंजिष्ठा में जो रहता है वो आम गंध युक्त रहता है, मंजिष्ठा का काढ़ा जो रहता है उस तरह से रेड कलर का आता है। और रक्त पित्त में हम देखेंगे, अधोक रक्त पित्त में तो रक्त मिश्रित आता है, वह अलग रहता है। और दूसरी व्याधि में अगर कोई कट गया, छिल गया, तो या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, या सर्जरी के बाद जो ब्लड युक्त यूरिन आ रहा है वो अलग रहता है, वो वहाँ की पैथोलॉजी अलग रहती है। यहाँ पर तो मंजिष्ठा में रहता है पानी डाइल्यूटेड फॉर्म में रेड कलर का यूरिन आता है, आम गंधयुक्त रहता है, मतलब जिस तरह से खाया पिया पचा नहीं है वो आम गंधयुक्त रहता है। रक्त में दुर्गंधित रहेगा, बहुत ज्यादा उष्ण रहेगा, लवण युक्त रहेगा, रक्त वर्ण के मूत्र त्याग रहेगा, इसको रक्त में बोलते हैं। लेकिन रक्त में और अधोक रक्तपित्त, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। अधोक रक्तपित्त में यूनी मार्ग से भी आ सकता है, गुद मार्ग से भी आ सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स में भी मतलब अधोक रक्तपित्त में ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है, गुद मार्ग से भी आ सकता है। वहां पे कोई भी मार्ग से कभी भी रक्तवाहिनी फूट के निकल सकती है। लेकिन रक्त में रेड कलर का आएगा, आरबीसी उसमें दिखेंगे, यूरिन में आरबीसी के सेल्स दिखेंगे, पस सेल्स भी दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स भी दिखेंगे, लेकिन ये अलग ही टाइप का रहता है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये टिपिकल सिम्टम है। और दाह चिकनता देह, ये जो बताया है वह रहेगा, प्यास बहुत ज्यादा रहेगा और वेट लॉस भी होगा, ये पित्तज प्रमेह के सिम्टम रहते हैं। इसी तरह से वातज प्रमेह अगर हम लोग देखेंगे तो वातज प्रमेह चरकाचार्य जी ने क्या बताया, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, माधव निदानकर ने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। तो चरकाचार्य जी ने कहा है कि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन साथ में किया जा रहा है। कफ प्रकोपक आहार विहार के साथ में, तो वसा में, हस्ती में, मज्जा में, मधु में, ऐसा 4 टाइप का रहता है। सुश्रुताचार्य जी ने बोला है वसा में, सर्पी में, सर्पी में मतलब घी के साथ मिक्स हुआ, वसा में मतलब वसा फैट्स के जैसा, उसी तरह से हस्ती में मतलब हाथी जिस तरह से यूरिन करता है, शौद्र में मतलब मधुमेह जैसा है, शौद्र मतलब मधु, मधुमेह को ही इन्होंने शौद्र में बोला है। वाग्भट्टाचार्य जी ने बोला है वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधु में, मतलब चरकाचार्य जी का ही उन्होंने सारा चीज एक्सेप्ट कर लिया है। उसी तरह से माधव निदानकर ने भी वही एक्सेप्ट कर लिया है, वसा में, मज्जा में, हस्ती में, मधु में। इसी तरह से इसमें जो यूरिन आता है वातज प्रमेय में कैसा आता है, तो रुक्ष होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस युक्त रहता है, बहुत ज्यादा ड्राई। अब कफज में तो बहुत ज्यादा स्निग्धता रहती है, इसमें ड्राइनेस बहुत फील होता है, वहां पे लिंग में भी ड्राइनेस फील होता है, कटु रसात्मक रहता है। उसी तरह ऐसे जलन होती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस ऐसा फील होता है। कषाय रसात्मक रहता है, कसैला, यूरिन पास करते टाइम पे जैसे आपने सुपारी खा लिया तो कैसा फील होता है, उसी तरह से यूरिन पास करते टाइम पे भी क्लीन नहीं हो रहा है, कषाय रसात्मक रहता है, तिक्त रहता है, लघु रहता है, शीत रहता है। और मूत्र का स्वरूप जो रहता है वो श्याव रंग का रहेगा, अरुण वर्ण का रहेगा। और शूल, पेन बहुत ज्यादा होता है, पेनफुल मिक्चुरेशन, ऐसा कंडीशन रहता है, तो इसको हम बोलते हैं वातज प्रमेह। अब इसमें 4 प्रकार जो बताए, तो वसा में जो रहता है वसा मिश्रित रहता है, जिसमें फैट्स के भी सेल्स रहते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं, मिलते हैं, और वसा के समान मूत्र त्याग करता है। आजकल क्या है कि यूरोलॉजिस्ट जो है वह लैब में पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, पीएच कैसा है, इसमें कौन कौन से सेल्स आ रहे हैं यूरिन में, तो हमें काफी हद तक डायग्नोसिस करने में इजी चला जाता है, क्योंकि आजकल इन्वेस्टिगेशन का टूल्स बहुत अच्छा है। पहले के जमाने में भी टूल था, लेकिन दिव्य दृष्टि ज्यादा होती थी, लोग आध्यात्मिक ज्यादा थे, और उस टाइम पे जो टूल्स थे वो हमें आज मालूम नहीं है, क्योंकि बीच में जो मुगलों का आक्रमण हुआ तो उसमें बहुत सारी किताबें जो थी वो जला दी गई, तो उस टाइम पे जो पैथोलॉजिकल किताबें थी, पैथोलॉजी की जो किताबें थी संस्कृत में लिखी हुई थी, वह सब लुप्त हो गया है। तो हम आज ये को रिलेट नहीं कर पाते कि जो वसा में, मज्जा में बताए उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता था, क्योंकि बहुत सारी किताबें जल गई, तो हमारे पास उतना नहीं है। उसी तरह से मज्जा में मज्जा सदृश बोन मैरो, आप लोगों ने बकरे का जो अंदर का बोन मैरो, पाए का सूप जो रहता है, पैर का जो सूप रहता है वो जो उबालते हैं तो एक स्निग्ध पदार्थ निकलता है, तो उसी तरह का यूरिन आता है और मज्जा मिश्रित मूत्र त्याग करता है पेशेंट। और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, स्निग्धता युक्त रहता है, बोन मैरो की तरह उसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी रहती है, इसको मज्जा में बोला है, यह वातज टाइप का रहता है, और इसमें धातु क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, वही मज्जा जो है शरीर का वो निकल रहा होता है यूरिन में। इस तरह से शौद्र में जो रहता है वो मूत्र प्रवृत्ति मधुर रस की होती है, मधु मिश्रित होती है, और इसमें तो वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज मिलाइटस जो बोलते हैं, वह सारे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। इसी तरह से हस्ती में जो रहता है हाथी के समान बिना रुके हुए बहुत ज्यादा कंटिन्यू, और लसिका मिश्रित मतलब लिम्फ युक्त, लिम्फ के साथ और ग्रथित गांठ गांठ ऐसे यूरिन प्रवृत्ति हो रही है।
यूरिन मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, इसको हस्ती में बोलते हैं। और कंटिन्यू यूरिन ज्यादा मात्रा में आता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन रहती है, और यूरिन कभी कभी कंट्रोल भी नहीं होता है, इसको हस्ती में बोला है। तो इस तरह से 20 प्रकार के प्रमेय जो हैं आचार्यों ने जो बताए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह से हरित संहिता में जो चक्रपाणी जी जो थे, सॉरी चक्रपाणी अग्निवेश जो थे, जो आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, 6 शिष्य थे, भेल, जतुकर्ण, हारित, पाराशर, उसी में से एक हारित थे जो क्लासमेट थे अग्निवेश के, उन्होंने अपनी संहिता लिखी है हारित संहिता। उन्होंने क्या बोला है, जल प्रमेय एक टाइप दिया है जिसमें जल बहुत ज्यादा आता है, रुधिर प्रमेय जिसमें ब्लड युक्त यूरिन आता है, पूय प्रमेय जिसमें पस युक्त यूरिन आता है, जो हम आजकल बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, ई कोलाई उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उन लोगों को मालूम था कि ई कोलाई जो रहता है बैसिलस, उसका भी इन्फेक्शन होता है। उसी तरह से ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, वह सब उन लोगों ने देखा था। लेकिन उसमें यूरिन कैसा था, तो पूय प्रमेय उन लोगों ने भी लिखा होगा ये सब ग्रंथ में कि बैक्टीरिया को उन्होंने संस्कृत में नाम दिया होगा, अंग्रेजों ने उसको इंग्लिश में नाम दिया है, लेकिन हमारे पास सारे ग्रंथ अभी लुप्त हो चुके हैं। तो उसी तरह से लवण प्रमेय बोला है, जो नमक युक्त आता है, जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा जाता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा लॉस होता है, ऐसा प्रमेय जो रहता है वो लवण प्रमेय। उसी तरह से तक्र प्रमेय, जो तक्र की तरह यूरिन आता है, कटिक प्रमेय, ऐसा कटिक प्रमेय भी एक नाम दिया है। उसी तरह से शुक्र प्रमेय, शुक्र प्रमेय भी नाम दिया हरित ने, जिसमें शुक्र बहुत ज्यादा आता है, कथिता पुरस्तात, ऐसे अलग अलग टाइप हरित जी ने एनालिसिस करके अपना वर्णन किया है। हरित संहिता भी हमारे पास आज सब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों को जला दिया गया, तो हमारे पास कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध है, तो लेकिन वो सब ज्ञान पहले से था। इसी तरह से इसमें मूत्र का प्रमाण जो रहता है, पुए में पुए बहुत ज्यादा आता है, पस बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। योग रत्नाकर में बहुमूत्रता, ऐसा एक टिपिकल सिम्टम लिखा है कि बहुत ज्यादा यूरिन आता है, पॉलीयूरिया रहता है, और यूरिन कंट्रोल भी नहीं होता है, इतना ज्यादा यूरिन आता है। रेसिडुअल यूरिन भी बहुत ज्यादा रहता है, और यूरिन फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और यूरिन बहुत निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, पेशेंट परेशान हो जाता है यूरिन इतना कर करके। प्यास भी बहुत लगती है, जितना पानी पिएगा यूरिन में सब निकलते जाएगा। अति दुर्बलता आएगा, त्वचा निस्तेज पड़ जाएगा, पूरा जो कलर है चेहरे का वो कम हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, पांडुता हो जाएगा, त्वक रुक्षता हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसा वर्णन किया है, योग रत्नाकर कार ने बताया है। इसी तरह से देखें तो कफज प्रमेय, उदक प्रमेय, बहुमूत्रता, ये ज्यादातर हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें और भी प्रमेय के अलग अलग सब टाइप्स है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए, और फिर हमें उस हिसाब से डायग्नोसिस करके चिकित्सा करना चाहिए। कफज प्रमेय जो है वो साध्य बताया है, पित्तज प्रमेय याप्य बताया है, और वातज प्रमेय जो है वो असाध्य बताया है। असाध्य का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को छोड़ देना है, हमें मेंटेन करके रखना है, उनका खाना पीना, आहार विहार, इसको हमने कर दिया कंट्रोल, तो वो पेशेंट काफी हद तक कंट्रोल में रहता है, और अपना आयु जो है वह अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। अगर हमने उनकी चिकित्सा नहीं किया तो गैंग्रीन हो जाएगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, हाथ पैर काटने पड़ेंगे, या फिर उनको और कॉम्प्लिकेशन होगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा, डायबिटिक कोमा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा इंसान, और फिर मर सकता है। तो इसीलिए हमें ना, या फिर सड़न पैदा हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उपद्रव हो सकते हैं, तो हमें पेशेंट को बचाने का कोशिश करना है, असाध्य बोल के छोड़ना नहीं है। असाध्य इसलिए बोल रहे हैं कि वह पेशेंट को हमें ये बता देना है कि सावधानी रखिए, मीठा नहीं खाना है, नहीं तो वो पेशेंट बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और फिर वो कंट्रोल नहीं होता है, और उसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा शरीर में सड़न पैदा होने लगती है। अब मैं कल आप लोगों को और भी इसके बारे में बताऊंगा, आज का मैं इतना करके समाप्त करता हूँ। आप लोग के जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो कृपया आप यहाँ पे प्रश्न लिख दीजिए, मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग अपने अपने मत या अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको, सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला सर जय धन्वंतरी देवा। एक मिनट रुकिए, ये मेरा लेक्चर जैसे ही खत्म होता है ना तो ये थोड़ा हैंग होने लगता है, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर सत्यवान नायक जी प्रणाम आपको, डॉक्टर हर किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोग इतना आयुर्वेद के पढ़ के और पेशेंट में एनालिसिस करके और सही चिकित्सा देने का कोशिश करते हैं, और सफल भी हो रहे हैं, आप लोग बहुत सफल हो रहे हैं। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रही है सारा मेह का प्रकार सिर्फ मूत्र उत्पत्ति पर ही आधारित है क्या? जी नहीं, ये पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आज से सुखम स्वप्न सुखम से शुरुआत हुई है। हेतु देखिए, संप्राप्ति देखिए, मूत्र उत्पत्ति जो है वो विकृत हो रहा है। ये तो मैनिफेस्टेशन है जो हमको डायग्नोसिस करने में आसान हो रहा है, लेकिन पूरा शरीर में क्लेद 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 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो धातुओं में शिथिलता आती है। जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, वहां पे धातु जो है वो बहुत ज्यादा सड़ रहे हैं। ये मूत्र उत्पत्ति पर ही आधारित है ऐसा नहीं बोलेंगे। मूत्र उत्पत्ति ये तो ये हो रहा है, ये मतलब संप्राप्ति का एक टाइप है, एक स्टेप है जो ये हो रहा है। मूत्र उत्पत्ति विकृत स्वरूप की हो रही है, लेकिन और भी लक्षण से हमें पूरा देखना चाहिए कि सारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर रहा है और फिर किडनीज को भी कर रहा है, ये सारे चीज पर ये रहता है। ठीक है, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से आप शीघ्र स्वस्थ होइए। देखिए अनुरिता मैम आपके लिए ये प्रे कर रहे हैं। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं आजकल पित्तज हरित में शुक्र में इधर पाया जाता है, इसमें क्या व्यवस्था करना चाहिए? तो चिकित्सा है ना, पित्तज प्रमेय के जो काढ़े बताए हैं चरक संहिता में, उसका प्रयोग करिए। डॉक्टर हरमंत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि 2 वर्ष 3 वर्ष की शिशुओं को यकृत सिकुड़ना, हृदय अवरोध, साथ में एनीमिया भी रहता है, ऐसी स्थिति में क्या उपचार करना चाहिए? तो उसको आप देखिए ना, सिकल सेल एनीमिया है क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है क्या, सिकल सेल थैलिसीमिया है क्या? हमें ना वो भी देखना चाहिए कि मॉडर्न के पैरामीटर से जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर वहाँ पे जो ये जो इरिथ्रोपोएटिन सिस्टम है, मतलब वहाँ पे परकर्सर सेल्स जो आरबीसी बना रहे हैं उसमें बनने की प्रोसेस जो है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, जो ये प्रोसेस है रस से रक्त, रक्त की अग्नि विकृत है क्या, या रक्त व स्त्रोतस अवरोध है क्या, वो पूरा हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है, तब हम उसके हिसाब से चिकित्सा कर सकते हैं। एनीमिया रह रहा है तो उपचार यही रहेगा कि हमें पूरा हेतु बताइए। माता ने मिथ्या आहार विहार किया तो फिर उसकी वजह से गर्भ के टाइम पे, मतलब जब गर्भाधान हो गया उस टाइम पे कुछ मिथ्या आहार विहार किया है क्या, या फिर पूरा गर्भिणी काल में उसने कुछ मिथ्या आहार विहार किया है क्या, या फिर क्योंकि यकृत जो है वो मातृज अवयव है, तो माता ने कुछ उल्टा पुल्टा खाया है क्या, उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ है, या माता ने उल्टा पुल्टा खाया और वो स्तन ने पिलाया, अपना दूध पिलाया, उसकी वजह से उसका लीवर खराब हुआ। ये पूरा हेतु निकालना पड़ता है। जब हम हेतु को जान के फिर चिकित्सा करते हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या, तो जब हम हेतु निकालते हैं फिर चिकित्सा करते हैं तो ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर हम उसको वातज, पित्तज, कफज, पांडु रोग देखते हैं, मृत भक्षण जन्य पांडु देखते हैं, और उसके हिसाब से जब चिकित्सा करते हैं, माता ने अगर मिट्टी खाया बहुत ज्यादा गर्भिणी अवस्था में और फिर उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो हमें मृत भक्षण जन्य के जो साइड इफेक्ट है वह ठीक करना पड़ेगा, स्त्रोतोरोध दूर करना पड़ेगा, फिर चिकित्सा करेंगे। तो अब इस पे आप और चर्चा करना चाहते हैं तो आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है और ये 2 मिनट में नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोले सर आज एक रोगी आई थी जो 5 वर्ष पूर्व हृदय में 2 स्टेंट डाला था, आम्बा थे, 2 वर्ष से किडनी फेलियर है, ऐसे अवस्था में क्या उपचार करना चाहिए? आप पूरा केस बताइए सर, आप केवल 2 सिम्टम बोलेंगे और बोलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपको बोलूंगा कि हृदय में स्टेंट बैठाए तो हृदय वल्लभ रस दे दीजिए, ऐसा नहीं है। पूरा केस, हेतु, संप्राप्ति और लक्षण इस हिसाब से बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें आमवत है तो आम का चिकित्सा करना पड़ेगा, वो हृदय जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है उसका इफेक्ट है क्या, या किडनी फेलियर क्यों हुआ, पूरा हेतु निकालना पड़ेगा, पूरा समझ के फिर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, शिशुओं को यकृत जन्य व्याधियों में यकृत भस्म अति शुभकारी है, प्रमेह में भी यह दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने। यकृत जो है प्राणियों का, एनिमल्स का हम सुखा के और वह देते हैं। सामान्य विशेष सिद्धांत जो बताया है चरक संहिता में सूत्र स्थान में पहला, सामान्य ने सामान्य से वृद्धि होती, उसका उपयोग करके जब हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोले हैं सोम रोग और बहुमित्रता में अंतर बताइए। हाँ, सोम रोग जो रहता है उसमें क्या रहता है कि सारे धातुओं का सार भाग निकलता है, उसमें ना योनि भाग से बहुत ज्यादा यूरिन आता है। बहुमूत्रता में क्या रहता है कि ये यूरेथ्रा से निकलता है, जो रास्ता है दोनों का मार्ग है वह अलग है।
सिम्टम्स ज्यादातर सेम ही होता है, उसमें भी पानी निकल रहा है, बहुमूत्रता में भी पानी निकल रहा है, लेकिन ये योनि भाग से निकलता है और उसमें यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में विकृति होती है और वहां से क्लेद निकल रहा है, वो सोम रोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप कितना भी पैड चेंज करें कंटिन्यू गीला गीला हो रहा है और पानी 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 पानी, वो सोम रोग रहता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और बहुमूत्रता में वो यूरिनरी सिस्टम में गड़बड़ है, पूरा प्रमेय है, बहुमूत्रता आविल मूत्रता, तो ये पूरा प्रमेय व्याधि है। तो हम दोनों को एक जैसा नहीं बोलेंगे, रास्ता अलग है, संप्राप्ति अलग है, लक्षण भी अलग है और चिकित्सा भी अलग है। ठीक है, डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी, यकृत भस्म क्या है? आप ना बकरे का यकृत लाइए और उसको पीस के सुखा दीजिए पूरा, तो वो यकृत भस्म हो जाता है। और वह फिर थोड़ा थोड़ा मात्रा में एक एक चुटकी हम देते हैं, उसको यकृत भस्म बोलते हैं। या फिर उसका राख बना के भी क्षार के रूप में भी देते हैं, उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा, यकृत भस्म कैसे बनाते हैं, क्या यूज होता है, सब मैं बताऊंगा। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अनुरिता मैम बोल रहे हैं कि इसका मतलब डायबिटिक कार्डियोपैथी या कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद के हिसाब से कफज या अलग अलग प्रमेय होंगे। जो आप पैथी बोल रहे हैं, कार्डियोपैथी, प्रमेय ही जाके हार्ट में, हृदय में रसवस्त्रोतस के मूल स्थान को विकृत कर रहा है। वह क्लेद जन्य जो संप्राप्ति है वह जाके अलग अलग अवयवों को नष्ट कर रहा है, जैसे कि न्यूरॉन्स को वो कर रहा है, तो वहां पे न्यूरोपैथी, हार्ट को कर रहा है कार्डियोपैथी। ये जो रहता है ना, इसको हम लोग अलग अलग आयुर्वेद के कॉम्प्लिकेशन, प्रमेय के ही होंगे कॉम्प्लिकेशन, ये वही होंगे, सडन पैदा हो रही है, अलग अलग ऑर्गन्स को कर रहे हैं। आपका बात सही है। सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि सर जी पुराने वैद्य कहते हैं कि उत्तम वेद विद्या च शास्त्र विद्या च मध्यमा, अधमा ज्योतिष विद्या, वैद्य विद्या अधमा अधमा। हाँ, इसका मतलब है कि उत्तम जो है वो वेद विद्या है। वेद विद्या मतलब जो वेदों की विद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और शास्त्रों की विद्या जो है, जो नॉर्मल शास्त्र, धनुर्शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद या वृक्ष का जो बताया है, वो जो बॉटनी है और जूलॉजी जो पढ़ाया जाता था वो मध्यम होता था। और ज्योतिष विद्या जो है वो अधम बोला जाता था, उसमें ज्योतिष से सब कुछ किया जाता था, उसको उतना उन्होंने उस टाइम पे प्रधानता नहीं दी थी। और वैद्य विद्या जो है वो धमा अधमा, मतलब वो अच्छा भी है और अधम भी, मतलब दोनों तरह का वो माना गया है। वो उत्तम भी है, जब आप प्राण बचाने के लिए कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, जब आप उसको पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और लूटने के लिए कर रहे हैं तो अधम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का आप जान बचाने के लिए तो वो उत्तम बताएं, इसलिए धमा अधमा ऐसा बताएं। ठीक है। डॉक्टर अनुरिता जी बोले, सत्यवान जी थैंक्स फॉर योर विशेष। देखिए आपको अनुरिता मैम सब लोग विशेष दे रहे हैं। विनोद जैन जी बोले हैं, टेक यकृत ऑफ गोट, कट इनटू हाफ पार्शली, प्लेस फ्यू पिपली इन इट, देन मेक भस्म आफ्टर डूइंग पुटपाक प्रोसीजर। देखिए पिपली डाल के भी किया जाता है, बिना पिपली के भी किया जाता है, कुछ लोग त्रिकटू डाल के भी करते हैं और उसको जला दिया जाता है, कुछ लोग कच्चा को ही लेके और पीस के सुखा देते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। पिपली डाल के जो जला के किया जाता है वो ज्यादा पचने में सुपाच्य हो जाता है। डॉक्टर अनुरिता सकट मैम बोल रहे हैं, गर्भिणी में मेह को क्या बोलेंगे? गर्भिणी मेह नहीं होता है, कुछ गर्भिणी में नहीं होता है, वो आम संचित रहता है। और गर्भिणी में करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्ड आप ही कहीं से तो लेके आई हैं। गर्भिणी में कुछ नहीं होता है, उसमें आम संचिति होती है। और उनको बहुत ज्यादा उसमें बोला है सद्यो गर्भा लक्षण, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, श्रमोग्लानी पिपासा, श्रम बहुत ज्यादा लगता है, पिपासा लगता है, वो गर्भिणी का टिपिकल सिम्टम है, उसमें यूरिनेशन हो गए, उसको प्रमेह नहीं बोलते हैं। और गर्भिणी को मेह होता है कि नहीं, स्त्रियों को मेह होता है कि नहीं, यह मैं कल बताऊंगा। लेकिन गर्भिणी का मेह कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और हाँ, आप गैस्टेशनल डायबिटीज ऐसा जो बोलेंगी उस पर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रहता है। गैस्टेशनल डायबिटीज रहता है, वो मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ और हम लोग कल मिलेंगे और चर्चा करेंगे। और अभी 8:15 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते, प्रणाम।